दुनिया के बहुत से ऐसे बड़े बड़े देश हैं जो चांद पर बस्तियां बसाने का सपना सजाए हुए हैं। अब पता नहीं इनका ये सपना कब तक पूरा हो पाएगा या फिर पूरा हो भी पाएगा या नहीं, क्योंकि जहाँ तक बात चांद पर बस्तियां बसाने जीवन की है, तो भाई जीवन जीने के लिए तो पानी, हवा, फेवरेबल टेम्परेचर जैसी कई बेसिक चीजों की जरूरत होती है। तो क्या चांद पर ये चीजें मौजूद हैं या फिर इनमें से कोई भी चीज मौजूद नहीं है? तो आखिर चांद पर जिंदगी कैसे संभव है? कैसे नासा, इसरो, स्पेसएक्स जैसे बड़े बड़े स्पेस ऑर्गेनाइजेशन चांद पर बेस कैंप बनाने की बातें कर रहे हैं। अब इसे लेकर वीडियो में हम आगे बात तो करेंगे ही, लेकिन क्यों ना इस टॉपिक पर भी चर्चा कर ली जाए कि क्या चांद पर पहले कभी जीवन था? क्या चांद पर कभी जीवन की उत्पत्ति लायक स्थितियां मौजूद थी? क्योंकि पहले भी कई रिसर्च में इस तरह की बातें निकलकर सामने आ चुकी हैं कि चांद पर जीवन कभी मौजूद था। इसे लेकर अलग अलग थ्योरीज भी हैं। अब जैसे कि आप और हम ये जानते ही हैं कि आज हमारे इस मून पर ना तो कोई स्पेशल एटमॉस्फेयर है, ना ही इसके सरफेस पर पानी है, ना ही सोलर कॉस्मिक रेडिएशन से बचाने वाला मैग्नेटोस्फीयर नाम का सुरक्षा कवच है, और ना ही इंसानों के लायक सूटेबल टेम्परेचर। लेकिन कई रिसर्च में ऐसा पाया गया है कि हमेशा ही चांद पर इस तरह के हालात नहीं थे। इसलिए ऐसी पॉसिबिलिटीज हैं कि चांद भी पहले कभी जीवन के लायक था। एस्ट्रोबायोलॉजी के जर्नल में पब्लिश स्टडी के मुताबिक 4 अरब साल पहले चांद के निर्माण के कुछ समय बाद ही इसके सरफेस के हालात एक नॉर्मल लाइफ जीने के लायक बन गए थे। इतना ही नहीं, इसके बाद करीब 3.5 अरब साल पहले भी जब चंद्रमा पर वोल्केनो एक्टिविटीज तेज हो गई थी, तब भी यहाँ जीवन के लायक हालात बन गए थे। लेकिन अब सवाल तो वही है ना, आखिर ऐसा कैसे हुआ? तो सुनिए, स्टडीज बताती हैं कि इन दोनों ही समय में चांद पर गर्म गैसेस नहीं बहुत गर्म गैसेस की क्वांटिटी बहुत ज्यादा थी, और ये गैसेस चांद के अंदर से उसकी सरफेस तक पहुंची थी, जिनमें बहुत सी मात्रा में पानी भी भाप यानी स्टीम के रूप में था। और ये गैसेस चांद के अंदर से उसके सरफेस तक पहुंची थी, जिनमें बहुत सी मात्रा में पानी भी भाप यानी स्टीम के रूप में था। ऐसे में रिसर्चर्स का कहना है कि अबंडेंट क्वालिटी में बाहर निकलने वाली भाप लाखों सालों तक चांद के सरफेस पर लिक्विड वाटर और उसके एटमॉस्फेयर में वेपर के रूप में रहने के लिए सफिशिएंट थी। अब अगर ऐसी सिचुएशन लंबे समय तक रहती है, तो आपको बता दें कि रिसर्च के को ऑथर डिर्क सेक्लूज माकुच का मानना है कि अगर चांद पर उस वक्त पानी और एक सूटेबल एटमॉस्फेयर लंबे समय तक के लिए मौजूद रहा था, तब ऐसा संभव है कि कम से कम वो जरूर जीवन के कंपैटिबल हालातों के लिए तैयार हो रहा होगा। हाल ही में कुछ स्पेस मिशन और चांद की चट्टानों और मिट्टी के सैंपल के एनालिसिस के आधार पर पाया कि चांद पर पहले उतना सूखा नहीं रहा था जितना कि माना जा रहा है। उनके मुताबिक चांद पर भी कभी पृथ्वी की तरह ही जीवन रहा होगा, और ऐसा भी हो सकता है कि वहाँ उल्का पिंड यानी मेटेरॉइड से वहाँ जीवन आया हो। अब जैसा कि हमारी धरती पर ही जीवन के सबसे पुराने संकेत करीब 3.5 और 3.8 अरब साल पहले के हैं। इस दौरान हमारे सोलर सिस्टम में बहुत से मेटेरॉइड ग्रहों से टकराए थे, जिससे ये पॉसिबिलिटी भी बनती है कि कुछ मेटेरॉइड में सिंपल ऑर्गेनिज्म की मौजूदगी हो और वो पृथ्वी से जाकर चांद पर पहुंच गए हों। उस वक्त चांद पर जीवन लायक सर्कमस्टांसेस बन गए हों। हालांकि इन सभी दावों के भी कोई पुख्ता सबूत नहीं है। ये सभी बातें भी स्पेकुलेशंस पर ही डिपेंड हैं। लेकिन हाँ, आज के सिनेरियो की बात करें तो ये सच है कि फिलहाल तो चांद पर जीवन के अनुकूल परिस्थितियां नहीं हैं। तो फिर से एक बार आपके माइंड में यही क्वेश्चन आ सकता है कि फिर मून पर जिंदगियां बसाने की बात भला क्यों की जा रही है? डोंट वरी, हम आपको ये भी जरूर बताएंगे, लेकिन क्यों ना उससे पहले ये जाने कि भला चांद का जन्म कैसे हुआ, क्या है चांद, चांद की हिस्ट्री, क्या धरती पर मौजूद जल, जंगल, जमीन के तार चंद्रमा के इस वीरान संसार से भी जुड़ते हैं? इन सवालों के पीछे वैसे तो बहुत सारी बातें और थ्योरीज हैं, लेकिन हम बात करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट थ्योरीज पर। क्या आपने द फ्यूजन थ्योरी का नाम सुना है? अगर नहीं तो आप सुनिए। इस थ्योरी को एक्सप्लेन किया था चार्ल्स डार्विन के बेटे हॉवर्ड डार्विन ने। इनके अनुसार चांद पृथ्वी का ही एक हिस्सा है, हिस्सा था, जो कि पृथ्वी से अलग हो गया। रैपिड स्पिन ड्यूरिंग अर्ली स्टेजेस ऑफ अर्थ। अब आप हमारे प्लेनेट अर्थ के सबसे बड़े वाटर बॉडी पैसिफिक ओशन को ही देख लीजिए, जहाँ एक जाइंट होल मौजूद है। अब इसे आप इस बात का सबूत भी मान सकते हैं। वहीं अब हम आपको एक और थ्योरी के बारे में बताते हैं, जिसका नाम है द कैप्चर थ्योरी। इसकी माने तो हमारा चांद एक भटका हुआ एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी था। जब वो हमारे सोलर सिस्टम से होकर गुजर रहा था, तब हमारी अर्थ की ग्रेविटी की वजह से वो पृथ्वी की ओर खींचा चला गया, जिसके बाद एक सर्टेन डिस्टेंस पर अर्थ के अराउंड एक फिक्स्ड ऑर्बिट में लॉक हो गया। अब इसकी पॉसिबिलिटीज कितनी हैं, इसे लेकर भी कोई पुख्ता प्रमाण तो है नहीं,
लेकिन अब यहाँ मैं आपको एक और थ्योरी के बारे में बताने जा रहा हूँ। उसका नाम है द जायंट इम्पैक्ट थ्योरी। ये एक ऐसी थ्योरी है जो काफी सारे सवालों के जवाब भी देती है। इसे जायंट इम्पैक्ट हाइपोथेसिस भी कहते हैं। इसे 1974 में हाइपोथेसिस किया था। एस्ट्रोनॉमी की भाषा में इम्पैक्ट का मतलब होता है टक्कर, और ऐसे में जायंट इम्पैक्ट का मतलब हुआ बहुत बड़ी टक्कर। दरअसल किसी प्लेनेट का पृथ्वी से टकराना एक पुराना सिद्धांत है। ऐसे में कहा यह जाता है कि ग्रह के आकार की एक वस्तु थिया लगभग 4.5 अरब साल पहले पृथ्वी से टकराई थी। इस टक्कर से थिया के कई टुकड़े हो गए और पृथ्वी की बाहरी सतह के टुकड़े भी उखड़ गए। इस टक्कर से पैदा हुआ मलबा पृथ्वी के चक्कर काटने लगा। यह मलबा एक ही ऑर्बिट में था। अब ग्रेविटी की वजह से ये टुकड़े एक दूसरे के पास खींचे जाने लगे, और फिर एक टाइम ऐसा भी आया जब सारे टुकड़े चिपक कर एक गर्मा गर्म बाल में बदल गए। फिर इस बाल का लावा ठंडा हुआ और इससे कई चीजें टकराई और इसमें दाग बन गए, और इस गेंद को आज हम चांद के नाम से जानते हैं। अब इस थ्योरी के बारे में जानकर आपको क्या लगता है? क्या चांद के जन्म को लेकर इस थ्योरी पर ही मोहर लग चुकी है? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि इस पर भी कई सवाल खड़े किए जा चुके हैं। जैसे कि अगर ऐसे टकराने से चांद बन गया तो टकराने के बाद थिया का क्या हुआ? अब थिया है एक काल्पनिक चीज, तो हमें पता भी नहीं है कि थिया कैसा था, किस चीज से बना था। अब आपको बता दें कि कुछ एक्सपर्ट्स ये भी मानते हैं कि थिया का हिस्सा पृथ्वी की ऊपरी सतह में जा घुला और सब जगह फैल गया, और उसका एक बड़ा हिस्सा चांद की कोर बन गया। कोर मतलब उसका सबसे अंदरूनी हिस्सा। खैर, थ्योरीज तो बहुत सी हैं, और ये भी क्लियर है कि चांद के बारे में हमें अभी भी बहुत कुछ समझना बाकी है। लेकिन अब अगर हम चांद पर प्रेजेंट सिनेरियो की बात करें तो यह हम सबको मालूम है कि चांद को लेकर कई रिसर्च किए जा रहे हैं। भारत का चंद्रयान मिशन हो, या रूस का लूना मिशन, या फिर अमेरिका का आर्टेमिस मिशन, हर अभियान का लक्ष्य चांद के बारे में नई जानकारी जुटाना है। चांद आज भी एक बड़ी वैज्ञानिक पहेली है। आज चांद पर दुनिया भर की नजरें गड़ी हुई हैं। लेकिन ऐसा क्यों है? अब जैसा कि हम जानते ही हैं कि दुनिया भर की स्पेस एजेंसी अब पृथ्वी के अलावा दूसरे ग्रहों पर भी जीवन को तलाश रही है, या फिर ये एजेंसीज ये जानने में लगी हुई हैं कि इन ग्रहों में जीवन पनपने के आसार है या नहीं। बस इसी क्रम में आता है हमारा चांद भी। जी हाँ, आप ये कह सकते हैं कि चांद तो ग्रह नहीं बल्कि हमारा उपग्रह यानी सैटेलाइट है। लेकिन हाँ, ये सच है कि चांद पर भी जीवन के आसार ढूंढे जा रहे हैं, क्योंकि चांद हमें रेड प्लेनेट यानी मार्स तक पहुंचा सकता है। दरअसल हमारे सोलर सिस्टम में धरती के सबसे करीब चंद्रमा ही है। ऐसे में सोलर सिस्टम के दूसरे किसी भी हिस्से में मिशन को पूरा करने के लिए चांद पर बेस होना बहुत जरूरी है। डिस्टेंस के लिहाज से देखा जाए तो किसी भी मिशन की सफलता की सबसे अच्छी उम्मीद इस बात पर होगी कि सीधे पृथ्वी से जाने के बजाय बीच में कोई ऐसा बेस हो जहां से मिशन को लॉन्च किया जाए और वापस वहां सुरक्षित लौटा जा सके। इस काम के लिए चंद्रमा से बेहतर कोई जगह नहीं है। वहीं क्योंकि चांद पर ग्रेविटेशनल फोर्स पृथ्वी से कम है, ऐसे में किसी भी प्रोजेक्ट को चांद से लॉन्च करना ज्यादा आसान हो सकता है। इसलिए लोग चांद की ओर देख रहे हैं। अब जहां तक बात चांद पर पानी, ऑक्सीजन, एटमॉस्फेयर जैसी जरूरी चीजों की बात है, तो आपको बता दें कि नासा और इसरो ने मून के नॉर्थ साउथ पोल्स पर बर्फ की खोज की है, जो कि आने वाले समय में इंसानों के लिए चंद्रमा पर एकोमोडेशन की एक उम्मीद जगाते हैं। अब अगर आपने साइंस पढ़ा है तो आप जानते ही होंगे कि पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है, जिसे ब्रेक करके एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी कराई जा सकती है। लेकिन क्या ये इतना आसान होगा? जाहिर सी बात है, नहीं होगा। वहीं आपको इसे लेकर एक और एस्पेक्ट के बारे में बताते हैं। वो ये कि वैज्ञानिकों का मानना है कि चांद पर सिलिका, आयरन, मैग्नीशियम ऑक्साइड और एल्यूमिनियम जैसे मिनरल्स भी पाए जाते हैं, और इन सभी मिनरल्स में ऑक्सीजन होती है, लेकिन ये हमारे फेफड़े तक नहीं पहुंच सकती। इसलिए चांद पर मौजूद ऑक्सीजन को इंसानों के इस्तेमाल से पहले प्रोसेस करना पड़ेगा, तो काफी मुश्किल और कॉस्टली हो सकता है। लेकिन क्या सिर्फ पानी और ऑक्सीजन ही काफी होगा चांद पर जीने के लिए? तो जवाब है नहीं, क्योंकि चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण भी पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का 1.6 है। इसलिए इंसानों के लिए सामान्य तरीके से वहां रह पाना लगभग असंभव है। अब क्योंकि हम सब ये जानते ही हैं कि चांद का पूरा एक दिन धरती के 29 दिन के बराबर होता है, जिसमें 14.5 दिन रात और 14.5 दिन रोशनी होती है। वैसे भी चांद पर दिन के समय का टेम्परेचर कोई भी ह्यूमन बॉडी झेल नहीं सकती, क्योंकि ये 100 डिग्री सेल्सियस से लेकर 127 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जिसमें इंसान तुरंत चलने लगेंगे। वहीं जहाँ तक बात रात की है, तो चांद पर रात काफी ठंडी होती है। उस वक्त का टेम्परेचर -175 डिग्री तक गिर जाता है। वहीं कहा यह भी जाता है कि चांद पर लगातार कई मेटेरॉइड भी गिरते रहते हैं,
जिसकी वजह से चांद की सरफेस पर गड्ढे भी नजर आते हैं, जिससे बचना इंसानों के लिए काफी मुश्किल होगा। वहीं आपको यह बता दें कि बस बेस बनाना और जीवन बसाना ही नहीं, बल्कि चांद पर पहुंचने की होड़ के पीछे और भी कई रीजंस है। ये भी माना जा रहा है कि चांद के सरफेस पर सोना, टाइटेनियम, प्लेटिनियम और यूरेनियम जैसे मिनरल्स हो सकते हैं, जो किसी भी देश को मालामाल कर सकते हैं। वहीं चांद पर हीलियम 3 होने की बात मशहूर हैरिसन सचमिट ने 1972 में अपोलो 17 मिशन के चांद से लौटने के बाद की थी। नासा की माने तो चांद पर 10 लाख मीट्रिक टन हीलियम 3 मौजूद है। ऐसे में अगर चांद पर मौजूद हीलियम 3 का 1/4 भी धरती पर लाया जाए तो पृथ्वी की 500 सालों की एनर्जी की जरूरतों को पूरा किया जा सकता है और ये काफी बेहतरीन ग्रीन एनर्जी सोर्स बन सकता है। वहीं चांद पर पहुंचने का तीसरा कारण अपना डोमिनेंस एस्टेब्लिश करना है। अमेरिका और रूस इसमें सबसे आगे हैं। अब तो भारत ने भी खुद को इस रेस में शामिल कर लिया है। वैसे आपको बता दें कि भारत के चंद्रयान 3 और रूस के लूना 25 के साथ साथ अमेरिका का आर्टेमिस, चीन का चांगई 6 जैसे कई मिशन फिलहाल कतार में हैं। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।